So in today's session, we will cover the TCS thing. कि TCS domain क्या है and TCS को product के अंदर जो है किस तरीके से हम implement करेंगे and इसके साथ इसमें written portion को भी add किया गया है. तो we will cover written part also कि किस तरीके से जो FU utility होती है उससे उसको यूज करके आप जो है अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. So let's start. So सबसे पहले हम यहाँ पर जो है TCS को एक बिजनेस सिनेरियो के थ्रू समझेंगे. तो सबसे पहले मानिए कि ये नेशनल ट्रेडर एक सेलर है, ठीक है, जिसका जो टर्नओवर है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर हो चुका है. तो TCS जो है उसका जो एप्लीकेबिलिटी की एक कंडीशन है, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन कि ये कंडीशन मैच होनी चाहिए TCS के लिए. तो ये जो सप्लायर है इसका टर्नओवर ऑलरेडी जो है 10 करोड़ से ऊपर हो चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर में. एक बायर है आनंद एंटरप्राइज जो नेशनल ट्रेडर से जो है वो मटेरियल खरीदते हैं. तो नेशनल ट्रेडर जो है वो यहाँ पे नेशनल ट्रेडर प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टू आनंद एंटरप्राइजेस. ठीक है. तो नॉर्मली और ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी कस्टमर के ऊपर TCS बिल कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं पेमेंट, क्योंकि एक्चुअली जो TCS है वो आपके पेमेंट्स के ऊपर है. तो अगर आपने उससे 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट रिसीव कर ली है तो आप उस पर TCS चार्ज करना शुरू करेंगे. तो लेट्स से मान लीजिए हमने किसी कस्टमर से 70 लाख रुपए पेमेंट लिया, तो 70 लाख में जो 50 लाख है वो थ्रेशोल्ड है, उसको तो आप माइनस कर दोगे, सिर्फ 20 लाख के ऊपर आप जो है TCS चार्ज करोगे. ठीक है. तो वो भी हम आगे देखेंगे. नाउ यहाँ पर जो कलेक्टर है वो TCS जो है कलेक्ट करेगा अलॉन्ग विद द पेमेंट. कलेक्टर यहाँ पे कौन है? डेफिनेटली सेलर. ठीक है. बायर जो है वो कलेक्टिंग है. एंड ये जो TCS डिडक्ट किया है उसने कलेक्ट किया है बेसिकली, उसका वो एक उसको सर्टिफिकेट इशू करता है. ठीक है. कलेक्शन का एक सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड फॉर्म 2070. ठीक है. इसके बाद नेशनल ट्रेडर जो है जिसके जो TDS की एम्बिट में आता है वो क्वार्टरली रिटर्न जो है वो IT डिपार्टमेंट को सबमिट करता है. सॉरी ज़्यादा हो गया, फॉरवर्ड हो गया. तो दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एक साइकिल जो है TCS का कि किस तरीके से TCS का अप्लाई होता है. फिर उसके बाद हमने उसको बिल किया अपने कस्टमर को, फिर वो उस चीज़ का TCS कलेक्ट करेगा. उसके बाद फिर यहाँ पर उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर जो है दिखाई गई है. एंड रिटर्न क्वार्टरली फाइल होगी IT डिपार्टमेंट को. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो उसकी डेट्स अलग होती है, उसकी ड्यू डेट्स अलग होती है, वो आगे हम अभी कवर करेंगे. तो दैट इज द कंप्लीट पिक्चर जिसमें आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से TCS वर्क करेगा. अब अगर हम बेसिक्स ऑफ TCS की अब बात करी जाए तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो टैक्स है इट इज पेबल बाय द सेलर. ठीक है. ये कलेक्ट होता है सामने वाली पार्टी से और पे, क्योंकि सेलर जो है अपने पास पैसा तो रख नहीं सकता क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है. अब वो कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करते हैं. टैक्स इट इज अ टैक्स व्हिच इज पेबल बाय सेलर.
it is applicable when the turnover of seller exceeds 10 crore in the previous financial year. तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो उसके ऊपर ये टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। लेकिन टीसीएस लगेगा कब? ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है वो मेरा टर्नओवर, मेरी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ था पिछले साल, तो इस साल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर पार्टी को अपने टीसीएस चार्ज करने लग जाऊंगा। ठीक है, मुझे उसी पार्टी के साथ टीसीएस चार्ज करना है जिसके साथ मेरी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चली गई हो। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि 50 लाख से ऊपर की पेमेंट मिल गई। ठीक है ना, क्योंकि दो तरीके हैं टीसीएस के, वो भी अब आगे देखेंगे। तो वो दोनों तरीकों में जो हमारा रियलाइजेशन का जो मेथड है वो जो है एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन लोग अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, बिल पे लगा देते हैं। ठीक है, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम बायर एट द टाइम ऑफ सेल. It is governed by the section 206C of Income Tax Act, and it is collected when threshold of rupees 50 lakh is exceeded with a specific buyer. तो किसी एक स्पेसिफिक बायर से जब आपका टर्नओवर 50 लाख या उससे ज़्यादा चला जाता है, तो मेरे 10 कस्टमर हैं, और मेरा टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ था या उससे ज़्यादा था, तो मैं जो है ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर जो है टीसीएस चार्ज करने लग जाऊँगा। टीसीएस का जो रेट है दैट इज 0.1 विद पैन एंड 1% विदाउट पैन। ठीक है, एंड फॉर्म नंबर 27D बताया ही था अभी आपको कि दैट इज अ सर्टिफिकेट which seller can issue to the buyer, and form 27EQ ये क्वार्टरली रिटर्न है, इसको भी आप जो है मेंटेन कर सकते हो, इसकी क्वार्टरली रिटर्न आपको भरनी होगी टीसीएस। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट डिटेल है टीसीएस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो टीसीएस जो है वो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये अभी इसका इंट्रोडक्शन हुआ, पर पहले ये बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए था। ठीक है, तो इसमें एक और सेक्शन ऐड करके विच इज 206, उसको ऐड करके उस पर भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी कर दी है सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स का शायद नहीं लिखा हुआ है, तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, 0.1% और 1%। पहले ये कम था, बट ये वो कोविड के लिए कम किया गया, जो 0.075 चल रहा था वो कोविड की वजह से था, कोविड की वजह से छूट दी गई थी। टीसीएस कलेक्शंस एंड रिटर्न। तो टीसीएस जो भी आपने मतलब जो भी अमाउंट आपने कस्टमर से ली है किसी एक स्पेसिफिक मंथ में, उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको उसको पेमेंट कर देनी होती है, गवर्नमेंट डिपॉजिट कर देना होता है। तो लेट्स से अप्रैल महीने में मैंने कोई सेल करी, ठीक है, और उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल था, टीसीएस कलेक्ट हुआ, तो जो भी टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो मुझे अपने पास रखने के लिए नहीं है, वो मुझे गवर्नमेंट को दे देना है। रिटर्न मैंने बताया था कि इसकी क्वार्टरली रिटर्न होती है, तो 15 तारीख इस इलेक्ट्रॉनिक जो रिटर्न होती है EQ 27 EQ, उसकी डेट होती है 15 तारीख क्वार्टर के अगले महीने की। तो अप्रैल टू जून क्वार्टर की जो रिटर्न होगी वो 15 जुलाई को भरा जाएगा। Now we come to the new TCS provisions. So new TCS provisions are applicable from 1st October 2020। ठीक है, इसके अंदर जो TCS में अभी हमने देखा था उसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड करी गई है, जिसमें जैसे आप देख रहे हैं सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, इसके साथ साथ सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज है,
ठीक है, और उसके बाद LRS है। तो ये तीन चीजें जो है एडिशनल उसमें ऐड करी गई हैं TCS की, जो भी हम लिस्ट देख रहे थे उसके। एप्लीकेबिलिटी ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो जैसा मैंने बताया कि दो तरीके इसके अंदर चल रहे हैं। एक जो एक्चुअल तरीका है वो है आपका रियलाइजेशन बेसिस पे, मतलब कि जब आप किसी से 50 लाख का रियलाइजेशन कर लो, रियलाइजेशन का मतलब होता है आप उससे उतने की अमाउंट आप लो, ठीक है। तो लेट्स से किसी का कस्टमर के पास 9 लाख रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था, उससे मैंने 8 लाख ले लिया, तो वो 8 लाख वो रियलाइजेशन अमाउंट तो वो मुझे मिल गया। तो प्रॉपरली इसको रियलाइजेशन बेसिस पे ही करना चाहिए, यानी कि जब आप किसी कस्टमर के साथ इस लेन देन करते करते एक लेवल तक पहुंच जाए और वो अमाउंट मतलब वहाँ मतलब 50 लाख से ऊपर उसकी अमाउंट पहुंच जाए, तो जैसे कि ये हमने 15 लाख का रिसीट हुआ, फिर 25 लाख का हुआ, फिर इस तरह के, तो उसको हम क्लब कर सकते हैं, एक साथ क्लब कर सकते हैं, और उसकी हम एक पूरी जो थ्रेशोल्ड हमारी है 55 लाख, जब वो क्रॉस कर जाए उसके बाद जो है टैक्स चार्ज करना शुरू करेंगे, और उतनी ही अमाउंट पे करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हम उससे ऊपर जो है नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मुझे 70 लाख रुपए मिले, तो 50 लाख तो थ्रेशोल्ड में चले गए, उसको छोड़ देंगे, सिर्फ 20 लाख के ऊपर जो है हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो ऑन रियलाइजेशन बेसिस व्हेन सेलर रिसीव्स द कंसिडरेशन फ्रॉम अ बायर अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख, तो अगर कोई भी मेरा बायर है वो मुझे पैसा दे रहा है और उसका टोटल अमाउंट 50 लाख से ऊपर चला गया है, तो फिर मैं उसके ऊपर उसका TCS चार्ज करना शुरू करूंगा। तो ये एक जो है वो ये इसको कहते हैं रियलाइजेशन बेसिस, जो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन बेसिस, ठीक है। तो ऑलरेडी ये दो पॉइंट जो लास्ट में तो हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं। When is TCS not applicable, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो है TCS नहीं लगेगा। दूसरा, अगर कोई ऐसी आप सर्विस दे रहे हैं जिसपे ऑलरेडी TDS लगना हो, ठीक है, तो अगर TDS लगना है तो फिर उसके ऊपर आप दोबारा TCS नहीं चार्ज करेंगे, एक बार वो TDS ही उसके ऊपर चार्ज होगा। उसके बाद आप अगर जो गुड्स है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्बेसी या किसी को दे दें, तो भी जो है आप उसके ऊपर TCS चार्ज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स अगर सेल कर रहे हैं, सॉरी अगर हम लोकल अथॉरिटी को कोई सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दीज आर द 4 कंडीशन व्हेन द TCS विल नॉट अप्लाई on the transaction। तो आगे बढ़ते हैं। So now we are going to see कि किस तरीके से हम ये जो चीजें थी जो हमने देखा था, इनको हम अपना रिलीज 1.1.4 के अंदर किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली तो नाउ TCS इन टैली प्राइम, तो जैसे मैंने बताया कि हमने अभी मेजरली 4-5 टॉपिक कवर किए, किन किन सिनेरियो में TCS लगता है, किन किन सिनेरियो में TCS नहीं लगता है। देखा जाए तो इन सबको ही प्रोडक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो TCS इन टैली प्राइम देखा जाए तो थ्रू एज पर लॉ TCS इज अ रियलाइजेशन बेसिस, मतलब रिसीट ऑफ मनी, बट कस्टमर रिक्वायर्स
required to issue invoice along with TCS detail on accrual basis. तो दो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो मैंने शुरू में बताया था कि दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो यही है। एक है रियलाइजेशन बेसिस, मतलब कि जो पैसा दिया गया है उसको हम बेस मानेंगे और उसी में 50 लाख को काउंट करेंगे, एंड जब वो 50 लाख से ऊपर जाएगा, जैसे 50 से मतलब 50 लाख कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो है उसके ऊपर TCS चार्ज करना शुरू करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप अक्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि आपको पैसा मिला नहीं है और आप उस पर TCS चार्ज करना चाहते हैं, तो वो उसका मतलब ये कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि आप सेल्स का जो बिल है उसके ऊपर चार्ज कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल पड़ता है, तो लोग जो है उसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं, और वो जो है स्टॉक आइटम और वो सब डाला और नीचे GST लगाया और GST के बाद TCS लगा के खत्म कर दिया। ठीक है, तो दोनों मेथड जो है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो मेथड अगर देखा जाए तो मेथड में क्या है, दो मेथड, एक्चुअल और रियलाइजेशन बेसिस। अगर एडवांस रिसीट की बात करी जाए तो एडवांस रिसीट के केस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक्रूवल बेसिस भी हो सकता है, रियलाइजेशन बेसिस भी हो सकता है। सेल्स के केस में एक्रूवल बेसिस होगा, ठीक है, और रियलाइजेशन बेसिस के अंदर मतलब रिसीट के अंदर, रिसीट वाउचर के अंदर जो है आपका रियलाइजेशन बेसिस पे होगा। तो मेजरली जो है, और यहीं पे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा किस तरीके से काटना चाहिए। अब उसको आप समझाने जाओगे कि नहीं भैया ये आप ना रिसीट वाउचर आपको रियलाइजेशन बेसिस पे बनाना चाहिए, आप जो है गलत कर रहे हो, तो वो बोलेगा नहीं हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हम जो बिल बना रहे हैं सही बना रहे हैं, हमको हमने कंसल्ट ही किया है, कंसल्ट करके ही करते हैं। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम रियलाइजेशन बेसिस पे इसको कर देंगे तो आगे कैलकुलेशन के लिए कई दिक्कत होगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या है कि सीधा का सीधा बिल भी लगा दो। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो उसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। अगर देखा हो तो रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ये मानना है, मतलब ये कंसीडर करते हैं कि भाई हम आपसे रियलाइजेशन बेसिस पे टैक्स चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और रियलाइजेशन बेसिस का मतलब ये है कि आप जो है फाइनली आपने जो बिल बनाया होगा फाइनली उसका पैसा आपको मिल रहा है। तो उसके अंदर कोई ऐसा, हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, एक ये मतलब ये प्रॉब्लम है बेसिकली, मैं कह सकता हूँ कि इसमें अभी एक चीज का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, और इवन मैंने कई CA से पूछा कि भाई अगर मान लो सेल्स रिटर्न होती है तो उसको आप कैसे डील करोगे। ठीक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न का कोई भी मुझे उसमें अंदर उसकी फाइंडिंग नहीं मिली कि सेल्स रिटर्न के केस में हम किस तरीके से इसको वो कर सकते हैं, किस तरीके से इस अमाउंट को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये किसी CA से आप पूछिए तो मे भी शायद वो एक सेटल करने वाला सजेशन दे दे, लेकिन एग्जैक्टली जो है अगर आप उससे पूछोगे कि रूल के अंदर ऐसा कुछ लिखा है क्या, तो वो नहीं बता पाएगा कि रूल के अंदर सेल रिटर्न के लिए कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लोग प्रोडक्ट डेमो देखेंगे रियलाइजेशन बेसिस का, रिसीट बेसिस का। तो रिसीट बेसिस का मतलब ये है कि हम मनी ले रहे हैं, तो मनी ले रहे हैं तो रिसीट वाउचर बनेगा डेफिनेटली। तो रिसीट वाउचर बनाते वक्त हम जो है इस तरीके से GST उसके सॉरी TCS जो है उसके ऊपर चार्ज करेंगे। सभी को टैली का स्क्रीन दिख रहा है? कैन एनीवन कंफर्म? हेलो,
हेलो। Just the third screen, can see third screen. Okay, fine. So now the scenario is, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो में जो लेना है वो हमें रियलाइजेशन बेसिस पर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हमने किया है, कैसी सेटिंग की है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले काम तो हमने कंपनी क्रिएशन किया। कंपनी क्रिएशन करने के बाद हम F11 में गए। F11 में जाने के बाद यहाँ से हमने TCS को इनेबल कर लिया। ठीक है, TCS को इनेबल करने के बाद हमने यहाँ पे इसका टैन नंबर और टाइप ये हमने इसके अंदर एंटर कर दिया। देन यहाँ पे इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट है और ये सब है, इसको भी छोड़ देंगे, इन सबको हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। फाइनली इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वी विल गो इन मास्टर क्रिएशन। तो फिलहाल तो अभी मैं अल्टर में जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, एंड आई विल क्रिएट द TCS नेचर ऑफ पेमेंट, TCS नेचर ऑफ गुड्स, सॉरी। अब TCS नेचर ऑफ गुड्स में हम दो तरह की TCS हेड्स बना रहे हैं, एक TCS अक्रूवल और TCS रियलाइजेशन बेसिस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, TCS अक्रूवल बनाया। ठीक है, तो TCS अक्रूवल में यहाँ पे हमने हेल्पर से बना लिया, सारा कुछ आ गया उसके अंदर, उसका नाम चेंज कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस। ठीक है, तो ये जो है ये अक्रूवल बेसिस पे है, तो इसलिए मैंने इसको नो रखा हुआ। ठीक, इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट डाला मैंने 50 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख का मतलब ये है कि अगर पूरे मतलब 50 लाख तक जब तक नहीं पहुंचेगा तो 50 लाख पहुंचने तक उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे ही 50 लाख से ऊपर पहुंचेगा वो उस पर टैक्स काटना शुरू कर देगा। तो अगला ऑप्शन वही है कि कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट। तो यानी कि उस अमाउंट पे टैक्स काटो, मतलब कलेक्ट करो बेसिकली, जो आपका डिफरेंस है, यानी कि 50 लाख तो हो गया, उसको छोड़ दो, उसके बाद जो बचा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो अक्रूवल बेसिस का हो गया। इसी तरीके से एक रियलाइजेशन बेसिस का बनाया है। तो रियलाइजेशन बेसिस पे यानी कि जब पैसा मिलने पर हमें अगर TCS काटना है तो उसका हम TCS का मास्टर बनाएंगे, मतलब नेचर ऑफ गुड्स बनाएंगे, और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, इसको आप क्या कर लोगे, यस कर लोगे, और बाकी सारी चीज़ें सेम है क्योंकि थ्रेशोल्ड सेम है, तो 50 लाख हो जाएगा और उसके नीचे जो है ऑप्शन आप यस कर दोगे। इसके बाद अब हम एक ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी पोस्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है आनंद एंटरप्राइजेस से जो है 55 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो 55 लाख रुपए हुए, 50 लाख तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 50 लाख की हमारी थ्रेशोल्ड है। तो जो 5 लाख बचा है उसके ऊपर जो है TCS चार्ज हो रहा है। ठीक, अगर आपको देखना है तो आप मोर डिटेल के अंदर जाके TCS में डिटेल में देख सकते हो। अच्छा, इसको हम एंटर करके सेव कर देते हैं फिलहाल। जैसे ही यहाँ पे TCS आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा मास्टर लेना है, तो हम यहाँ पे TCS रियलाइजेशन बेसिस का लेंगे क्योंकि हमें पेमेंट के ऊपर लेना है। अमाउंट ऑलरेडी आई जाएगी और इसको आप सेव कर दोगे। ठीक है, इसके बाद जो है अगला, देखिए अब ऑलरेडी हमने पैसा इससे ले लिया है। ठीक है, अब ये हम इसको सेल करेंगे। ठीक, तो हम एक सेल का ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं। अभी एक इसमें बग है, ये जो भी नेचर ऑफ गुड्स खुल के आ रहा था, ये तब नहीं आता है जब आप यहाँ पे कॉमन लेजर सिलेक्ट कर लें, मतलब अभी अगर मैं कर दूँ तो नहीं आएगा। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये एक बग है और इसको सही करने के लिए सही करा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसको कॉमन लेजर को
नो करके काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम 1 पे गए, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल्स सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे हमने टीसीएस रियलाइजेशन बेसिस सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें टैक्स कार्ड टीसीएस जो लगाना है वो रिसीट पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर लगाओगे टीसीएस लगाओगे भी तो इस पे कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अभी सॉरी इसमें सेल्स में एक काम करना है, सॉरी, ठीक ऑलरेडी हो गया है। तो अभी इसमें जो डिफरेंस अमाउंट है जब हम उसको रिसीव करेंगे तो अब हम 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 1 लाख का ही, सॉरी 1 लाख को ही रिसीव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे टीसीएस लग रहा है उस पार्टी से, आनंद इंटरप्राइजेस से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनका थ्रेशोल्ड से ऊपर जा चुका है। तो अब जितनी बार भी ये पेमेंट करेंगे उसको टीसीएस चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, पार्टी सेलेक्ट करी और जो भी उसका इनवाइस वैल्यू था उसको यहाँ पर नॉकआउट किया, और मतलब उसमें से वो अमाउंट नॉकआउट किया और बाकी जो है टैक्सेस को, ठीक है। ठीक है, तो दैट वाज द रियलाइजेशन बेसिस पे कि अगर कोई बंदा कहता है कि वो पेमेंट हम कभी पे टीसीएस जो है हम उसके पेमेंट पे ही चार्ज करेंगे, तो वो इस तरीके से कर सकता है। अब दूसरा तरीका होता है कि रियलाइजेशन बेसिस का अपोजिट हो गया अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब कि भाई अभी पेमेंट मिली नहीं है और हमको उसके ऊपर जो है टीसीएस चार्ज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक पार्टी बना लेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक पार्टी बना ली। इसके अंदर जो है आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दिखा है तो कुछ ऐसा खास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हमने सन्डी डेटर के अंदर रखा, टीसीएस के अंदर टीसीएस एप्लीकेबल किया, ठीक है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में हमें जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने सेल्स अप्रूवल ले लिया, और सेल्स अप्रूवल के बाद नेचर ऑफ गुड्स जो है टीसीएस अप्रूवल ले लिया। तो एक तरीके से मान के चलिए 2 सेल्स के लेजर आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और 2 जो है आपको टीसीएस के नेचर ऑफ गुड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़े बेनिफिट जो आपका है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है 1.1.4 और उससे पिछले की रिलीजेस में, कि पिछले की रिलीजेस में आपको टीसीएस चार्ज करने के लिए आपको सेल्स के लेजर पे टीसीएस लगाना पड़ता था, साथ ही साथ जितने स्टॉक आइटम है उनके ऊपर भी टीसीएस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, ठीक है। जबकि अभी 1.1.4 के अंदर क्या है, आपको आप किसी एक जगह पे कर दो, ठीक है, चाहे सेल्स पे कर दो चाहे आप स्टॉक आइटम पे कर दो, ठीक है। तो आपको उसका वो कॉन्फ़िगरेशन उसको एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मतलब 2 ही सिनेरियो जो है वो हम कवर करेंगे। बाकी कई सिनेरियो है, जैसे कि हमने डोमेन में देखा था कि भाई किन किन जगह पे टीसीएस नहीं लगता है। तो उसमें से एक है कि भाई जब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम सेल कर रहे हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा है कि इन केस अगर हमको ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसके ऊपर टीडीएस लग रहा हो, तो भी आप जो है टीसीएस उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जो है हमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो
दैट इज द मतलब बिग गैप कि आपको बहुत इजी वे में आप टीसीएस की सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं उनको बहुत इजीली जो है हैंडल कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मुझे अगला वाला जो सिनेरियो जो मैं बता रहा था कि इन केस अगर कोई ऐसा पार्टी है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, नया वाउचर बना देता हूँ। तो इन केस मान लीजिए कोई हम एक नया पार्टी बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, सिम्युलेटर टीसीएस एप्लीकेबल यस। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फाइन। अब इसमें हमें ध्यान ये देना है कि हमें टैक्स किस मतलब जो है टीसीएस जो है वो कैसे चार्ज करना है, रियलाइजेशन बेसिस पे करना है या फिर अक्रूवल बेसिस पे करना है। तो जनरली जो है जैसा मैं बता रहा हूँ जो ट्रेंड है वो है अक्रूवल बेसिस का, ठीक है। तो हम अक्रूवल बेसिस का ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आप F12 करोगे और F12 करके देखिए यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये कि इन केस अगर आपका कोई ऐसी सर्विसेज है ना जिसके ऊपर ऑलरेडी टीडीएस लग रहा है तो आप उसके ऊपर टीसीएस चार्ज नहीं कर पाओगे, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यस कर लोगे, अगर जैसे मान लीजिए हमको ऐसी सर्विस दे रहे हैं तो आप इसको यस कर लोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर हमें जो है टैक्स लगाना नहीं है। ठीक है। सो इस तरीके से 4 सिनेरियो मैंने कवर किए, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें तो रियलाइजेशन बेसिस का हो गया, अक्रूवल बेसिस का हो गया। नाउ दिस कमिंग टू दी फाइलिंग टीसीएस रिटर्न, ठीक है। तो टीसीएस रिटर्न फाइल करने के लिए जो 27E की सबमिट करना होता है अलॉन्ग विद 27A। इससे जो है जो टीसीएस की जो रिटर्न बनती है वो बनती है वेरीफाई जो टूल है जो एनएसडीएल की वेबसाइट पे है उसका उस टूल से बनती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वो टूल डाउनलोड कर लोगे, FU टूल, ठीक है। FU टूल डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इसमें 4 डिटेल मांगता है, ठीक है। सबसे पहला तो है टीडीएस और टीसीएस इनपुट फाइल में, तो जो आपका ई रिटर्न आप टैली से बनाओगे वो यहाँ पे आप दोगे उसको टेक्स्ट फाइल जो है उसकी, उसको FU फाइल से वैलिडेट करना होगा। उसके बाद चालान इनपुट देना है, तो जो चालान की जो फाइल है आपकी पेमेंट चालान की उसका बाद उसके बाद जो है एरर अपलोड एंड स्टैटिक्स फाइल पाथ, इसको भी आपको सिस्टम का आपको एक्सेस एक डायरेक्टरी देनी होगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपको प्रोसीजर को इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोसीजर को इनिशिएट करके जो है आपको जो फाइल है जिसको जो आप जनरेट करोगे रिटर्न फाइलिंग के लिए वो आपकी इससे जनरेट होगी। तो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे पे जावा डाउनलोड नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं था
बाद में भी बताया किसी ने कि जावा से जो है जावा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो जावा अब है नहीं, इस वजह से अभी दिखा नहीं पाऊंगा मैं। अदरवाइज जो है जो करंट टूल है, ठीक है, वो उसकी वो सपोर्टिंग है इसके अंदर, टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको लिबरेट कर रहा हूँ। वैसे बहुत से लोगों ने इसको किया भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको टूल चलाना होगा, ठीक है। टूल चलाने के बाद आपने जो txt फाइल जनरेट करी हुई है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद जो चलान फाइल है, ठीक है, वो .csi फाइल, वो जो है आप इसके अंदर एंटर करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो एरर अपलोड एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट है, उसका फाइल पाथ आप यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है। ये 3 चीजें आपको देनी है। और उसके बाद आप जब आप फाइल कर दोगे आप पूरा, तो उसके अंदर ये वैलिडेट बटन एक्टिव हो जाएगा, उसको वैलिडेट पे क्लिक करोगे, एंड वैलिडेट करने के बाद जो है वो आपको आप उस प्रोसीजर को कर सकते हो। अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। इवन आपको फाइल जब अपलोड करोगे पोर्टल पर, तो वहाँ पे भी आपको जो है वो बता देता है कि भाई ये जो है एरर है इसके अंदर, और उसको आप रिजॉल्व करिए, ठीक है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक वैलिडेट, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है एक मैसेज डिस्प्ले होगा वैलिडेशन कंफर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद आप अपना 27 की फिट कर सकते हैं जो जो क्रिएट करेगा, एंड ऑल्सो FU फाइल जो जनरेट हुई है वो आप जो है यूज़ कर सकते हैं टूल से। तो टूल बेसिकली जो सपोर्टेबिलिटी होती है, कई बार इसमें दिक्कत यही आती है कि वर्जन अपडेट हो जाता है, और टैली में वो अपडेट अगर नहीं आया हुआ है तो फिर वो फाइल जो है वो काम नहीं करती है, एरर थ्रो करती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो टैली प्राइम है उसका जो वर्जन है वो जो है उसको सपोर्ट करता है, उसका जो टूल है उसको सपोर्ट करता है। तो अपने कम समय में हम लोग ने जो है अभी तक जो चीज़ें कवर की है वो हमने एक सिनेरियो कवर किया, मतलब एक तो हमने सिंगल जो TCS की फाइल है, यहाँ पे हमने एक तो रिलेशन बेसिस पे हमने जो है TCS को कवर किया, उसके बाद अक्रूवल बेसिस पे देखा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, पेमेंट किया है, या कोई सॉरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोई सेल ऑफ गुड्स करी है तो उसके ऊपर भी जो है TCS नहीं चार्ज होगा। इसके अलावा जो है TDS जो अगर लग रहा है किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो उसके ऊपर TCS चार्ज होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर अपना TCS की रिटर्न बनानी है तो आप NSDL की वेबसाइट से जाकर पहले आप टूल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसका वर्जन एक बार चेक करके, एक बार वर्जन की कंपेटिबिलिटी आती है, ठीक है, कि वर्जन मैच नहीं करते हैं या ओल्डर वर्जन टूल यूज़ कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी केस देखा गया है कि जो टैली प्राइम है उसका जो यूज़र है उसने टूल अपडेट ही नहीं किया है, ठीक, तो ऐसा भी कई बार केस दिखता है। तो इस तरीके से आपको 3 फाइलें इसमें देनी होंगी, उसके बाद आपको वैलिडेट करना होगा। इन केस अगर सारी डिटेल्स मैच करती है तो यू विल गेट दी successful result. Okay. Now we come to the FAQs. In case of customer turnover, could be lakhs crossed in last financial year from 1st April
should TCS to be collected from ₹1? तो इसका कहना है कि भाई जो TCS मतलब जो पार्टी है उसका जो टर्नओवर है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख जो है, सॉरी कस्टमर के साथ, कस्टमर का जो टर्नओवर है उसका 50 लाख क्रॉस कर रहा है, तो क्या मुझे उसको ₹1 से स्टार्ट करना चाहिए TCS करेक्ट करना? तो ऑलरेडी मैंने बताया कि थ्रेशोल्ड है 50 लाख का, उस थ्रेशोल्ड के बाद जो अमाउंट बचता है, ठीक है, तो 50 लाख 55 लाख है, तो 5 लाख के ऊपर से जो TCS चार्ज होगा। फॉर कस्टमर हैविंग 2 GSTN but only 1 PAN, how do we handle? Threshold for TCS is considered as per PAN. In such a case, you can use the multi-address option and enter 2 GSTN as per different addresses for the party. तो अगर कस्टमर मेरा जो है उसके 2 GSTN है, ठीक है, मतलब 2 GST नंबर है कस्टमर पे, हो सकते हैं 2 ब्रांचेज है, एक दिल्ली में है, हरियाणा में, ठीक है, बट ओनली 1 PAN, तो जो इस है ना, तो बट ओनली 1 PAN, तो हाउ डू वी हैंडल? तो यहाँ पे सीधा दिया हुआ है आपको कि आप जो है अगर मल्टी GST का केस है तो आप जो है फिलहाल के लिए अभी आप मल्टी एड्रेस उसका डाल के और इस सिनेरियो को हैंडल